नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं सल्तनत काल के बारे में, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सल्तनत काल को जानने के लिए हम छोटे से ट्रिक अपनाते हैं कि सल्तनत काल में कितने शासक हुए और किसके बाद कौन आया। इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। ट्रिक हमारी कैसे काम करती है, तो ट्रिक देखिए। ट्रिक है आपकी, देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को अपना गुलाम बनाते हैं तो उसको खाना काय में खिलाते हैं? थाली में। तो हम थाली में खिलाकर इसको इस बार तसले में खिलाते हैं। तो आपका ट्रिक रहेगी गुलाम खाए तसला में, यानी कि गुलाम से हो गए गुलाम वंश, खा से हो गए खिजली वंश, और ता से हो गए तुगलक वंश, और सा से हो गए सैयद वंश, और ला से हो गए लोधी वंश। ये आपके कुछ जो चुनिंदा आपके शासक हुए हैं, मतलब ये जो सल्तनत काल में जो वंश हुए हैं, इनके बारे में बताया गया आपको। मगर हम सल्तनत काल को जानने से पहले जानते हैं कि ये गुलाम वंश बना कैसे। भाई शुरुआत गुलाम वंश से हुई है, तो सल्तनत काल गुलाम हुआ कैसे, ये गुलाम बने कैसे। तो ये बात है सन 1175 के समथिंग, ये 1170 की बात है, 1170 की बात है। एक गौर का शासक मोहम्मद गौरी हुआ करता है। एक गौर का शासक मोहम्मद गौरी हुआ करता था। एक गौर का शासक मोहम्मद गौरी। इसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। इसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी था। जब मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला भारत पर आक्रमण किया 1175 में, तो उसने पहला युद्ध जीत लेता है, और दूसरा जब युद्ध जीत लेता है फिर उसने तुरंत दूसरा युद्ध भी किया और दूसरा युद्ध भी जीत जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके वो युद्ध जीतना शुरू कर चुका था और मोहम्मद गौरी अपनी साख मजबूत कर चुका था। जब मोहम्मद गौरी साख मजबूत कर चुका था तो इनका समय आता है अब आगे चल के मोहम्मद गौरी ने 3 युद्ध लड़े। मोहम्मद गौरी ने 3 युद्ध लड़े, जो कि सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से गिने जाते हैं। जब सबसे पहला युद्ध था आपका तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। बात यहीं नहीं रुकी। मोहम्मद कहते हैं कि जो व्यक्ति हार जाता है वो दोबारा बहुत प्रयास करता है, तो तराइन का दूसरा युद्ध भी छिड़ जाता है। और जो तराइन का दूसरा युद्ध छिड़ जाता है वो होता है 1192 में। 1192 में होता है आपका। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है, मगर इसमें बाजी पलट जाती है और गौरी विजयी हो जाता है। जब गौरी विजयी हो जाता है तो कहते हैं जब जीता हुआ व्यक्ति होता है वो और साम्राज्य फैलाने की बात करता है या और साम्राज्य फैलाता है। तो गौरी यहीं रुका नहीं। जब गौरी रुका नहीं तो उसने 1194 में चंद्रावर का युद्ध लड़ा। वो लड़ा था आपका मतलब जो गौरी लड़ा था वो जयचंद के साथ लड़ा था। अच्छा, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी कहानी थोड़ा सुन लीजिएगा। अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान जो कि बहुत ही कहते बलशाली शासक माने जाते थे अपने आप में, और कहते हैं शब्द वेदी बाण चलाने के वो बहुत महारथी हुआ करते थे। तो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जिसने कभी भी पृथ्वीराज चौहान को देखा नहीं था, मगर उसके गुणगान को सुनकर के वह उसको अपने मतलब पति मान चुकी थी। तो जब पृथ्वीराज चौहान को यह पता चलता है कि संयोगता नाम की एक लड़की है जो कि जयचंद उसका एक्चुअली मित्र हुआ करते थे, तो उनके पिता तो नहीं चाहेंगे कि भाई पृथ्वीराज चौहान से शादी हो। तो वो एक ऐसा मतलब यज्ञ रखते हैं जिससे कि पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पुतला बना कर रख दिया जाता है और उसका तिरस्कार किया जाता है। तो यह बात उसको रास नहीं आती है पृथ्वीराज चौहान को। तो अपने दल बल के साथ जाते हैं और वहाँ संयोगिता को हार लाते हैं। तो वहाँ से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तलखियाँ आ जाती हैं। इसीलिए जब जब तराइन के युद्ध हुए
तो उस दौरान जब पृथ्वीराज चौहान हार रहे थे, पृथ्वीराज चौहान को हारने में मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारे जयचंद की भी रही, क्योंकि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था। ठीक है। और जब इस प्रकार की हुई तो मोहम्मद गौरी जब पृथ्वी चौहान हार जाते हैं तो मोहम्मद गौरी से जयचंद ने जो भी मतलब अपने जो भी वादे किए हों, तो मोहम्मद गौरी अपने वादों से मतलब बिखर जाता है, कहता है कि नहीं, और जो तुमने कहा वो ऐसा नहीं है, अगर तुम अपने लोगों के नहीं हो तो मेरे क्या होगे। तो इसीलिए मित्रों ध्यान देना पड़ेगा कि हमें बाहरी व्यक्ति से ज़्यादा अपने व्यक्ति में भी भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सब पे करना ज़रूरी है, मगर अपने व्यक्ति में भी भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से जयचंद के मध्य और चंदावर का जो युद्ध जो है जयचंद और गौरी के मध्य होता है, और उसमें गौरी विजयी हो जाता है। और जब गौरी विजयी हो जाता है तो मोहम्मद गौरी ने जितने सारे क्षेत्र जीत रखे थे वह अपने जो क्षेत्र था वो मुल्तान चला जाता है वापस, और अपने क्षेत्रों को दे करके वह अपने जो क्षेत्र भारत में जीते थे वो अपने गुलाम में बांट दिया करता था। उनमें से एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो शुरू करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। देखिए इसको आप विशेष याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए दिल्ली सल्तनत स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? 1206 में जब मोहम्मद गौरी मतलब ख़त्म हो जाता है तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर नींव डालता है। कौन सी? गुलाम वंश की नींव डालता है। और गुलाम वंश की जब नींव डालता है तो उसका शासनकाल चलता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ये दिल्ली का सल्तनत के सुल्तान बना। ये दिल्ली सल्तनत क्या बना? सुल्तान बना। अच्छा मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, मगर मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण है। मगर आपको यदि पूरा वीडियो मतलब चीज़ें पढ़नी है तो आप उसको वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बात की जाए तो सभी सुल्तान जो हुए तुर्क हुए, मतलब जो तुर्किस्तान पड़ता है वहाँ के जितने भी शासक हुए सब तुर्क हुए। अलग अलग वंश के हुए, ये सब क्या है के हुए? अलग अलग वंश के हुए। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्वतंत्र माता पिता की संतान था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये थोड़ा सा परिचय बता रहे हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और बात की जाए गुलाम वंश के सुल्तान की जगह, गुलाम वंश की सुल्तान की जो गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान था, ये दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहलाता था। ये कहना अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि ये जो सुल्तान था तो यहीं शुरुआत हो जाती है और कान में धीरे करके। और जब ये जब गुलाम बना था तो इसने भी अपने गुलाम बनाए। इसका गुलाम बना इल्तुतमिश बना। इसका जो गुलाम था वो क्या था? इल्तुतमिश था। चलिए थोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक और जान लेते हैं थोड़ा सा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासनकाल चला। और इसको जो उपाधियाँ, थोड़ी ये उपाधियाँ बहुत महत्वपूर्ण इसकी, कुरान खां या लाख बख्श, ये उपाधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत ही ज़्यादा उपाधि महत्वपूर्ण है। अधिक दान देने वाला, अर्थात लाखों का दान देने वाला ही लाख बख्श कहलाता था। और देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक बना, तुर्क जनजाति से संबंध रखता था। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मगर इसकी ये ध्यान रखना है कि चौगान खेलते समय से घोड़े से मतलब मृत्यु हो गई थी। और कब हो गई थी? 1210 ईस्वी में हो गई थी। और जानते थोड़ा सा हम गौरी की जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1206 में हुआ था। और राजधानी क्या थी? लाहौर थी। राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और अगर बात की जाए तो 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद द्वारा सत्ता से मुक्त किया गया। अर्थात यानी कि जब गौरी, मैंने बताया ना, जब गौरी गुलाम बनाता था तो बहुत सारे लोग गुलाम बना लिया करता था। तो उससे पहले गुलाम हो गया था गियासुद्दीन महमूद। उसको ये मार देता है और खुद मतलब राजा बन के यहाँ बैठ जाता है। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गजनी में गौरी को क्रय विक्रय करके एक गौरी द्वारा अमीर ए आखूर के पद को प्रोन्नत किया। मतलब गौरी के जब गुलाम हुआ करता था तो अमीर आखूर कहलाता था, जो मतलब देख रेख किया करता था। अगर बात करें थोड़ा सा और आगे जानते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया है। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम या कुतुब मीनार बनवाया है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कुतुब मीनार बनवाए किसने हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका पूर्ण काम किसने कराया है? इसको पूरा किसने कराया है? पूरा कराया इसके गुलाम इल्तुतमिश ने। किसने कराया? इल्तुतमिश ने इसका पूरा कराया था। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जानने से पहले हम जानते हैं थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में। क्यों इल्तुतमिश महत्वपूर्ण है भाई? इल्तुतमिश
जो आगे चल के इसका दामाद भी बन जाएगा, जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी। अच्छा, ये जो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे इल्तुतमिश में ई है आगे में, तो एकता प्रणाली में भी है, बिल्कुल आसानी से याद हो गया। अगर बात करी जाए तो इल्तुतमिश, अगर पर्चे की बात करें थोड़ा सा, तो ये इलबरी जनजाति से संबंधित एवं तुर्क था। अन्य नाम इसका गुलाम को गुलाम। देखो गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश किसका गुलाम बना, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी शासक हुआ, उसका गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका गुलाम हुआ, क्या नाम है, इल्तुतमिश। तो ये क्या हुआ, गुलामों का गुलाम कहलाता था। ये उस समय बदायूं की क्या हुआ, तो सूबेदार हुआ करता था। गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त किया गया। गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त किया गया। अगर थोड़ा सा और बात की जाए और आगे चल के यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह इसको अपनी बिटिया से विवाह कर देता है और यह इसका आगे चल के दामाद भी बन जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम पर चंगेज खान का आगमन हो रहा था उस समय। अगर बात उत्तर पश्चिम क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, 62 पूरब होता है, 62 पश्चिम होता है। तो उत्तर और पश्चिम यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये खाड़ी देश है, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ से चंगेज खान का बहुत आगमन हो रहा था। तो चंगेज खान से बचने के विरुद्ध मंगर बनी को सहायता देने से इनकार कर दिया। और जब कहे कि हाँ हम इसकी सहायता नहीं करेंगे कि हम चंगेज खान को मारेंगे, तो ये मतलब ऐसा माना जाता है कि गुलाम वंश को बचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, कि अपने वंश को बहुत आगे तक ले जाने की बात करता था। और इसका थोड़ा एक क्वेश्चन और है कि ये किस प्रकार के सिक्के चलवाता था, तो टंका और जीतल के क्या चलवाता था, सिक्के चलवाता था, टंका और जीतल के। चलिए और थोड़ा जानते हैं, बहुत ही आसान है। अब जानते हैं हमारे भारत की पहली महिला सुल्तान के बारे में, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी, जो कि 1236 से 40 तक रहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि जितनी भी शक्तियाँ होंगी, मेन शक्ति सब सुल्तान ही का हाथ मतलब रखेगा। और देखिए, चलिए आगे जानते हैं थोड़ा सा। आगे अगर बात करते हैं तो अब आता है उसके बाद बलबन। कौन आता है, बलबन। ये आपका गुलाम वंश से चल रहा अभी, अब आता बलबन। बलबन के यदि पर्चे की बात करें तो 1266 से 1266 तक। अगर आपको सन याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आप ये जरूर याद रखिएगा इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। क्या नाम है इसका, गयासुद्दीन बलबन है। और इसका अन्य नाम उलुग खां भी था, जो कि बहुत जरूरी था। मगर ये जरूरी था कि वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन हुआ करता था। अलवारी तुर्क से संबंध था ये। पुराने में जीवन की बात करें तो बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था ये, और गजनी में ये ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा इसको। ये मतलब बिकता रहा, बार बार बिकता रहा। और इसके पश्चात ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया, और ये मतलब इल्तुतमिश ने इसको खरीदा, और इसके बाद ये यहाँ से मतलब गुलाम वंश का आगे चल के शासक भी बन जाता है। चलिए देखते हैं। इसने एक चीज़ बहुत जरूरी है कि नौरोज़ उत्सव, जो पारसियों द्वारा नौरोज़ उत्सव मनाए जाते हैं, नौरोज़ उत्सव मनाने का आरंभ किया था इसने, याद रखिए, बलबन के द्वारा मनाया जाता है। और दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात की थोड़ा सा और देखते हैं, ये देखिए, अमीर ए शिकार रजिया से और अमीर याकूर बैरामसर से, मतलब इसने क्या किए कि ये पद सृजित किए, निकाले। और देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि राजत्व का सिद्धांत किसने प्रदत्त किए। बहुत ही पेपर में, अधिकतर पेपर में आता है क्वेश्चन कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था अपने बलबन ने। मगर बलबन की एक चीज़ और थी, बलबन एक क्रूर शासक माना जाता था। यानी कि यदि बलबन की कोई बात नहीं मानता था, ये कहता था उसको या तो प्रेम से समझा दो, या तो फिर उसको लौह एवं रक्त यानी कि उसको मार काट कर समझा दो। तो लौह और रक्त की नीति कौन अपनाता था, तो आपका बलबन अपनाता था। ये ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन बहुत जरूरी, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। इसने कहा था कि अगर सुल्तान निरंकुश नहीं होगा तो प्रजा उसकी डरेगी नहीं, और इसीलिए आगे चल के उसने सिजदा और पैबोस जैसी रीतियाँ भी प्रारंभ की। सिजदा पैबोस क्या होता है, सिजदा होता है जब राजा बैठा हो या सुल्तान बैठा हो तो उसके सामने सर झुका कर जाना। पैबोस मतलब होता है अपना पगड़ी उतार कर वहाँ सामने रख देना, ये पैबोस कहलाती थी। चलिए आगे जानते हैं थोड़ा सा, क्यों नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब जानते हैं खिलजी वंश के बारे में। जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले ही ट्रिक बताया था कि गुलाम खाए तसला में, तो गुलाम मतलब गुस हो गया गुलाम वंश, खास हो गया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में बात की जाए, ये खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 में शासक में बनता है। और
इसकी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। इसने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। गुलाम वंश की जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी था। इसने अपना विवाह कर देता है अपनी पुत्री से। और जो फिर अलाउद्दीन खिलजी था, यह जो कि बहुत कहते हैं कि बहुत क्रूर शासक हुआ आगे चल के। और अलाउद्दीन खिलजी ने अगर बात की जाए तो एक बार की बात है कि क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी एक युद्ध लड़ने गए, तो वहाँ उन्होंने एक क्या नाम है एक मतलब गुलाम को पकड़ा और वहाँ से खरीद लिया 1000 दिनारी, जिसको हम लोग चलिए आगे देखते थोड़ा सा। हाँ, तो आगे चल के ये बहुत आदर्श और उदार निरंकुशवादी शासक हुआ। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की यदि बात की जाए तो इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा है नहीं आपको याद करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसका अलाउद्दीन खिलजी। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। और हाँ, मैं बताना कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी को मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी को मतलब एक भेंट देते हैं। और भेंट के रूप में क्या देते हैं? वो देते हैं मलिक काफूर को। मलिक काफूर को खरीद के लाते 1000 दिनार में, तो इसको मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहते हैं। तो एक बार की बात है, जब क्या नाम है युद्ध जीत कर आए तो ये उनका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी से जब मिलते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं कि भतीजे मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। कह क्या तोहफा है चाचा जी, चाचा जान? तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी वस्तु लेके आए, ऐसा व्यक्ति लेके आया हूँ जो तुम्हारी मतलब हर एक बात को फॉलो करेगा। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो सामने खड़ा कर देते हैं और मलिक काफूर से कहते हैं कि ये आपके ये तुम्हारे अब क्या नाम है अजीज हुए, ये मतलब कहते तुम्हारे सुल्तान हुए, अब आपको आपकी हर एक बात को फॉलो करना है। तो कह रहा कि मैं नहीं मानता। अलाउद्दीन खिलजी कहते मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा आदेश तो दो। उन्होंने कहा मेरे चाचा का सर काट दो। और मलिक काफूर तो मलिक काफूर था, उसने तलवार उठाई और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की सर कलम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा कुछ कहानियाँ हैं, ये जानकारियाँ हैं मान लो। और बात करते हैं, और ये आगे चल के देखिए इसने बहुत सारे कर लगाए, जैसे घरी कर, घर में झोपड़ी पर यदि कोई घर झोपड़ी बनाता तो कर लगा देता था। चराई कर, दुधारी पशु भी यदि किसान वगैरह चराते थे तो दुधाई चरी कर लगा देता। अगर और बात करें और भी बहुत, जैसे अगर बात करें तो जो एक इसका एक कह सकते हैं इसकी मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत। अगर बात करें तो पद्मावती का इसके साथ बड़ा मतलब कहते हैं कि विवादपूर्ण का नाम है, असमंजस की स्थिति में इसको जानकारी मिलती हैं। तो कुछ तो नहीं कहा जा सकता, मगर पद्मिनी जो राजा की मृत्यु के बाद ये जौहर कर लेती हैं कि हम गुलाम मतलब किसी भी मतलब मुस्लिम शासक के मतलब छूने से अलावा है, मतलब अच्छा है कि हम अपने आप को मतलब दाह संस्कार कर लें, ये जौहर कर लें। जौहर मतलब होता है कि जलती आग में अपने मतलब पति के रहते और आग में जल जाना ही जौहर कहलाता था। और सती प्रथा क्या कहलाता था कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को या मतलब उसकी महिला को उसके चिता में बिठा देना सती प्रथा कहलाती है। ये दोनों विशेष अंतर ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में करते हैं तो उपाधि क्या थी? सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि इसको प्राप्त थी। अगर बात करें थोड़ा सा और देखिए, इसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं है, मगर ये जरूर ध्यान देगा कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक बना, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक बना जिसने राजस्व निश्चित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बना, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक बना। और मलिक काफूर इसका गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय के दौरान इसको प्राप्त हुआ था। और मलिक काफूर की यदि बात करें तो इसको मैंने पहले ही बताया, इसको 1000 दिनारी कहा जाता था। तो जी और जानते थोड़ा सा, अब जानते थोड़ा तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। अगर इनके परिचय की बात करें तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था ये था गयासुद्दीन तुगलक था। और अलाउद्दीन का ये सेनापति था। देखिए मैंने बताया ना कि ये धीरे धीरे गुलाम ही बनाते थे, एक दूसरे को सेनापति गुलाम बना दिया करते। अन्य नाम इसका क्या था? गाजी मलिक था। और इसकी माता जो थी हिंदू जाट थी और पिता कसैना तुर्क हुआ करता था। और ये आगे चल क्या होगा? बलबन का दास बन जाता है। ये क्या हो जाता है? बलबन का दास था। चलिए आगे देखते हैं। और अगर बात करें थोड़ा सा सैन्यकार, तो मंगोलों को भारत से इसने भगाया और मलिक उल गाजी को उपाधि धारण की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि क्या थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि क्या थी? तो आप इसको याद रखिए, मलिक उल गाजी की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक को प्राप्त थी। अन्य नाम इसका था गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक के नाम से इसको हम जानते हैं। और देखते हैं
राजस्व प्रशासन कैसा था इसका, थोड़ा सा अकाल के समय इसने भूमि कर माफ़ कर देता था ये, और लगान लगाता था भूमि को उपज का 1/5 1/3, जिसके पास ज़्यादा भूमि में ज़्यादा उपज हो जाती थी तो 1/5 ले लेता था, कम भूमि में उपज होती थी 1/3 ले लेता था। और बात करें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नस्ल एवं बटाई का प्रथा प्रचलन इसने किया। देखो जो अपने अभी हमारे मतलब गांव क्षेत्रों में अभी बटाई कर चलता है। बटाई कर होता है कि किसी भी व्यक्ति की यदि भूमि है तो जिस व्यक्ति की भूमि है तो उस मतलब जिसकी भूमि वो भूमि दे देगा किसी दूसरे व्यक्ति को, और जो दूसरा व्यक्ति है उस पर कुछ ना कुछ उगा करके जब कटाई मड़ाई कर करे आधा दाना वगैरह उसको दे देगा जिसकी भूमि थी, और आधा दाना खुद रख लेता था। इसे हम बटाई प्रथा कहते हैं। चलिए आप जानते थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, या मतलब मोरक्को का एक दार्शनिक था, और मोरक्को कहाँ पर पड़ता है, अफ्रीका में। मोरक्को की राजधानी थोड़ा जान लो, मोरक्को की राजधानी क्या है, राबात है। क्या राजधानी, राबात है। आगे देखते हैं देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आ चुका था। कब आ गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसलिए मैंने आप ज़्यादा ध्यान लगाया नहीं आपको। और क्यों, तो सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इसको, सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और देखते हैं सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इब्न बतूता को कहाँ भेजा गया था, तो सुल्तान द्वारा राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था इसको। चलिए और देखते हैं, मगर इसकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइए, तो पुस्तक का नाम उसकी किताब उल रहला। इसकी रचना का नाम क्या था, किताब उल रहला। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत इसने किया है। और जानते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने के लिए चलिए देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, अगर बात करा, इब्न बतूता का कथन था कि दिल्ली के नागरिकों को दंड देना मोहम्मद बिन तुगलक का काम किया करता था। अगर बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी अपनी बनाई, दिल्ली का नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया उसने आगे चल के। और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखिए प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों को होली में भाग लिया। ये ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के त्यौहार में होली में भाग लेता था, और सरकारी पदों पर नियुक्त किया करता था भारतीय मुसलमानों को। और देखिए आज बात करें, बदायूनी का कथन था कि सुल्तान को प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। ये इस प्रकार के काम किया करता था कि इससे प्रजा बड़ी ही अनखुश रहती थी। तो लेखक हैं, एक कथनकार हैं या इतिहासकार बदायूनी कहते हैं कि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपायर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल जाती है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, ज़रूर याद रखिएगा इसको। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। देखिए ये बदायूनी कथन है कि सुल्तान को उसके प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मिल जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बात करेंगे हम लोग थोड़ा मुगल काल की बात करेंगे, तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो आपका आंसर अकबर लग जाएगा। मगर अगर इसमें मतलब यदि सल्तनत काल आ जाए तो आप क्वेश्चन आ जाए दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित कौन था, तो आप इसका आंसर लगाइएगा मोहम्मद बिन तुगलक का आंसर लगाइएगा। और देखिए थोड़ा बरनी के अनुसार 5 मुख्य योजनाओं के बारे में जानते हैं। इसके 5 कौन कौन सी योजना कि दोआब कर में वृद्धि कर देता थी, देवगिरी राजधानी घोषित की इसने, सांकेतिक मुद्रा का जारी की इसने, खुरासान का आक्रमण किया इसने, और कराची अभियान इसने जारी किया। ये कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसने अच्छे काम किए। अगर ना भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बनाएगा। अब जानते थोड़ा सा हम लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश लास्ट सैयद वंश के बारे में मैंने नहीं लगाया क्योंकि सैयद वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। हम जानते थोड़ा लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। मृत्यु से पहले यदि बात की जाए तो तीसरे पुत्र निजाम खान को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं ये, और 1491 लोधी वंश की स्थापना करते हैं। अन्य नाम इसका बहलोल शाह गाजी था। और जौनपुर का सबसे महत्वपूर्ण विजय इसने मतलब जौनपुर के महत्वपूर्ण विजय इसके सिक्का माना जाता है। और बहलोल सिक्कों का प्रचलन और उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन, यानी कि जो अकबर प्रणाली थी उसी को इसने बहलोल लोधी ने बनाया था। और बात करें थोड़ा सा तो इसके दरबार में हिंदू सरदार रहा करते थे। 5 हिंदू सरदार थे, जैसे राय दादू,
राय करण, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह और राय त्रिलोकचंद। अगर आपको ना याद रहा है कोई दिक्कत नहीं, बस आप याद रखिए कि हिंदू दरबारी सरदार रखा करते थे। अब देखते हैं थोड़ा सा लोधी वंश में निजाम का सिकंदर शाह के बारे में बात करते थोड़ा सा। तो 17 जुलाई सन 1789 को सुल्तान बना ये सिकंदर शाह लोधी वंश का। अब 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी जाती है और वहाँ की राजधानी घोषित कर देता है। और फरहंग सिकंदरी के रूप में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया जाता है। और अगर बात करें तो ये शौकीन किस चीज़ का था, तो ये सेनाई का बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करता था। और थोड़ा सा इसको जानते हैं कि महाराणा सांगा के साथ इसकी लड़ाई बहुत ज़्यादा, इब्राहिम लोधी की बहुत ज़्यादा लड़ाई भी है कि महाराणा सांगा के साथ खतौली का युद्ध होता है। इसका महाराणा सांगा के साथ खतौली का युद्ध होता है जो कि 1518 में। इब्राहिम लोधी का महाराणा सांगा के साथ खतौली का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध में से एक माना जाता है। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के खिलाफ। इब्राहिम लोधी का बाबर के खिलाफ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम की लोधी की पराजय हो जाती है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और आगे चल के इसमें देखिए फरिश्ता खां का कथन है, जो फरिश्ता खां एक लेखक हुए हैं, ये साहित्यकार हुए हैं, उनका कथन है कि इब्राहिम लोधी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। देखिए मतलब इतिहासकार किस प्रकार से वर्णन करते हैं इन मुसलमान तुर्किस्तान के बारे में कि ये एक सैनिक था और अपने मृत्यु पर्यंत अंतिम तक लड़ा था। और देखिए और भी हैं आपके अनुसार कि जैसे नामतुल्लाह के अनुसार कहते हैं कि सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का एक अन्य कोई सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मरा। तो ये सल्तनत काल आपका यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो